नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं 22 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है गंगा एक्सप्रेसवे। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने रेलवे ग्राउंड रौजा में एक रैली को भी संबोधित किया। काम पूरा होने के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसकी शुरुआत मेरठ के बिजौली गांव के पास से होती है। यह प्रयागराज में जुदापुर दांडू गांव के पास तक विस्तारित होगा। चलिए जान लेते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। इसे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से होकर गुजरेगी। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 35 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना की शुरुआत की है? तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर है 650 करोड़ रुपए। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। उन्होंने समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और ऑपरेशन विजय के दिग्गजों को सम्मानित किया। उन्होंने राज्य में विकास की गति को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सराहना की। चलिए अब जान लेते हैं मोदी जिन कुछ प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनके बारे में। 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अगवाड़ा किला जेल संग्रहालय का पुनर्विकास। दूसरा है गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसे 380 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से बना न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल। आगामी मोपा हवाई अड्डे पर लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया विमानन कौशल विकास केंद्र एवं डावोरलिम नावेलिम मडगांव में एक गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का निर्माण जो कि लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री इस समय प्रमोद सावंत हैं एवं गोवा के राज्यपाल हैं एस श्रीधरन पिल्लई। चलिए तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है? तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है माल्टा। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। माल्टा संसद में वोटिंग के बाद सीमित खेती और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के कब्जे की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। माल्टीज संसद ने पिछले सप्ताह सुधार के पक्ष में मतदान किया जिसके पक्ष में 36 और विरोध में 27 मत पड़े। वयस्कों को घर पर 4 पौधे उगाने और 7 ग्राम भांग ले जाने की अनुमति होगी जिसमें सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना या बच्चों के सामने अवैध रूप से इस्तेमाल करना ये सभी अवैध रहेगा। नीदरलैंड में भांग के प्रति एक उदार रवैया है। अपराध और स्वास्थ्य जोखिमों के प्रबंधन के उद्देश्य से एक नीति में छोटी मात्रा की बिक्री की अनुमति देता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह अवैध है। चलिए अब जान लेते हैं भांग है क्या।
भांग, जिसे अन्य नामों के बीच मैरिजुआना के रूप में भी जाना जाता है, कैनबिस पौधे की एक मनोसक्रिय दवा है। मध्य और दक्षिण एशिया के मूल निवासी भांग के पौधे का उपयोग सदियों से मनोरंजक और एंथोजेनिक उद्देश्यों और विभिन्न पारंपरिक दवाओं दोनों के लिए एक दवा के रूप में किया जाता रहा है। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। माल्टा की राजधानी वैलेटा है एवं माल्टा की मुद्रा यूरो है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर है कार्ल नेहमर। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। ऑस्ट्रिया के वियना के हॉफबर्ग पैलेस में एक समारोह में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन ने कार्ल नेहमर को नए ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ दिलाई। वह कैरियर राजनयिक अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग का स्थान ले रहे हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2021 में चांसलर के रूप में कार्यभार संभाला था। वह पिछले 2 महीनों में ऑस्ट्रिया के चांसलर की भूमिका निभाने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। सत्तारूढ़ रूढ़िवादी ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी के नेहमर पूर्व में देश के आंतरिक मंत्री थे। चलिए अब जान लेते हैं नेहमर हैं कौन। वियना में जन्मे नेहमर ने कई वर्षों तक सेना में काम किया। इसके बाद उन्होंने 2017 में राजनेता बनने से पहले संचार सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। उन्हें जनवरी 2020 में आंतरिक मंत्री बनाया गया था। जब वे पद पर थे, ऑस्ट्रिया ने अपने पहले इस्लामी आतंकवादी हमले का अनुभव किया, जिसमें पिछले नवंबर में 4 लोग मारे गए थे। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है एवं ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं इस समय अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है गैब्रियल बोरिक। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। 35 वर्षीय गैब्रियल बोरिक ने चिली के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने चुनावों में अपनी विपक्षी जोस एंटोनियो कास्ट को हराया। गैब्रियल बोरिक मार्च 2022 में पद ग्रहण करेंगे। चिली के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनेंगे वे। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एक विवादास्पद प्रस्तावित खनन परियोजना को अवरुद्ध करने का भी वादा किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि यह समुदायों और राष्ट्रीय पर्यावरण को नष्ट कर देगा। बोरिक की जीत के बाद चिली की मुद्रा पेसो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई। विशेष रूप से खराब प्रदर्शन करने वाले खनन शेयरों के साथ शेयर बाजारों में 10% की गिरावट आई। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। चिली की राजधानी सैंटियागो है एवं चिली की मुद्रा पेसो है। चिली के राष्ट्रपति इस समय सेबेस्टियन पिनेरा है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गेल ने गुजरात में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, GACL शॉर्ट में बोल देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात में 500 किलोलीटर प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता के साथ बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए रोड मैप की तर्ज पर इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अनुमानित परियोजना लागत 1000 करोड़ और इससे लगभग 1500 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। इस परियोजना के माध्यम से
विदेशी मुद्रा में प्रतिवर्ष 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित बचत की भी उम्मीद है। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना अगस्त 1984 में हुई। गेल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है एवं गेल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी हैं इस समय मनोज जैन। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है अनूस किम। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। हुंडई मोटर कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में अनसू किम को नियुक्त किया है। वह सीन सेओब किम की जगह लेंगे जो दक्षिण कोरिया के सियोल में हुंडई मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशंस डिवीजन का नेतृत्व करेंगे। HMIL HMC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो भारत की पहली स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदाता और भारत में नंबर 1 कार निर्यातक है। उन्होंने कंपनी को एक स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रदाता के रूप में स्थापित करने और इंटरनेट सक्षम कनेक्टेड कारों को लाने और भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा को कोना एक ऑल इलेक्ट्रिक USB के लॉन्च के साथ शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। हुंडई मोटर कंपनी का मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है मोहित जैन। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। द इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन को वर्ष 2021-22 के लिए द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी की 82वीं वार्षिक आम बैठक देश में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के प्रकाशकों का एक शीर्ष निकाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। के राजा प्रसाद रेड्डी को उपाध्यक्ष, राकेश शर्मा को उपाध्यक्ष और तन्मय माहेश्वरी जो अमर उजाला से आते हैं उनको 2021-22 के लिए सोसाइटी का मानद कोषाध्यक्ष चुना गया। चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 27 फरवरी 1939 को हुई। द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी मुख्यालय का स्थान है नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है अतुल दिनकर राणे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाली ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका अग्रणी योगदान और तकनीकी प्रबंधकीय नेतृत्व ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सशस्त्र बलों में सफल विकास और शामिल करने के लिए परिवर्तनकारी रहा है। राणे मिशन महत्वपूर्ण ऑनबोर्ड कंप्यूटर के स्वदेशी डिजाइन और विकास, लूप सिमुलेशन अध्ययन में हार्डवेयर सिस्टम विश्लेषण, मिशन सॉफ्टवेयर के विकास और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए एवियोनिक्स प्रौद्योगिकियों के विकास में अपने दशकों के निरंतर अनुसंधान एवं विकास योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका अग्रणी योगदान और तकनीकी प्रबंधकीय नेतृत्व ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सशस्त्र बलों में सफल विकास और शामिल करने के लिए परिवर्तनकारी रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के संस्थापक हैं ए शिवधानु पिल्लई। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की स्थापना की 12 फरवरी 1998 को एवं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है प्रदीप कुमार रावत।
बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बाद तरफ। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रदीप कुमार रावत, जो चीनी राजनयिकों के साथ बातचीत करने में पारंगत हैं, उनको चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रावत की नियुक्ति पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी गतिरोध के बीच हुई है। रावत वर्तमान में नीदरलैंड में देश के दूत हैं। चलिए जान लेते हैं प्रदीप कुमार रावत के कैरियर के बारे में थोड़ा सा। 1990 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी रावत वर्तमान में नीदरलैंड में देश के दूत हैं। जब 2017 में डोकलाम सीमा गतिरोध हुआ था तब वह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे, जो कि पूर्वी एशिया के थे। वह राजदूत के रूप में इंडोनेशिया जाने से पहले शुरुआती दिनों में बातचीत में शामिल थे। रावत ने सितंबर 2017 से दिसंबर 2020 तक इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते में भारत के दूत के रूप में कार्य किया। उन्होंने पहले हांगकांग और बीजिंग में सेवा की थी और धारा प्रवाह मंदारिन बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है हरजिंदर सिंह। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हरजिंदर सिंह को बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल के शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया है। सिंह 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भी भारतीय ओलंपिक दल के शेफ डी मिशन थे, जो 2018 में दक्षिण कोरिया के प्योंगचैंग में आयोजित किया गया था। हरजिंदर सिंह आइस हॉकी एसोसिएशन के महासचिव हैं और उन्होंने दक्षिण कोरिया के प्योंगचैंग में 2018 शीतकालीन खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व किया है, जहां भारत के 2 प्रतिनिधि थे, क्रॉस कंट्री स्कीयर जगदीश सिंह और 6 बार के ओलंपियन लुगर शिव केशवन। चलिए ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।